सुमित्रा अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके आई हुई थी क्योंकि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए उसकी सास ने अपनी बीमारी की वजह से सुमित्रा को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि मायके में सुमित्रा की देखभाल करने के लिए उसकी माँ, भाभी और उसकी छोटी बहन भी थी। वैसे सुमित्रा के पति और सास को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी, क्योंकि सुमित्रा का पहला बच्चा बेटा था। उसके ससुराल वालों तो बस यही चाहते थे कि बच्चा स्वस्थ हो, लेकिन सुमित्रा हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी उसका दूसरा बच्चा भी बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बुढ़ापे में देखभाल तो बेटा ही करेगा। दो बेटे रहेंगे तो दोनों में से कोई एक तो देखभाल कर ही लेगा। बेटी पालना भी तो आसान नहीं है, और फिर बेटी की किस्मत में पता नहीं कैसा घर बार मिले। बेटी की शादी में कितना भी दहेज दे दो, लेकिन दहेज के लालचियों का मन कभी नहीं भरता, और अपना बहुत कुछ देने के बाद भी बेटी के बाप का सिर हमेशा झुका ही रहता है। ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दहेज देने के लिए लड़की के बाप को कर्ज लेना पड़ा है या अपना घर और खेत बेचना पड़ा है। नहीं नहीं बाबा, मुझे तो दूसरा भी बच्चा बेटा ही होना चाहिए। मैं तो अपनी बहू को ही अपनी बेटी बना लूंगी और अपने बेटे की शादी में दहेज भी नहीं लूंगी। सुमित्रा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनका बेटा मोनू उनके पास आकर बोला, माँ, मेरा छोटा भाई कब आएगा? मैं उसके साथ खूब खेलूंगा। तो बेटे को प्यार से सहलाते हुए सुमित्रा ने कहा, बेटा, बहुत जल्दी आपका भाई आ जाएगा, तब तक आप नानू के साथ खेलो। तभी सुमित्रा की छोटी बहन निधि नाश्ता लेकर आ गई और बोली, दीदी, आप अच्छे से नाश्ता करके आराम कर लो, मैं मोनू को लेकर बाहर जा रही हूँ। बोलकर निधि मोनू को लेकर बाहर चली गई। नाश्ता करने के बाद बच्चे की कल्पना करती हुई सुमित्रा भी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ दिन आराम से बीते। अब वो रोज रामायण पढ़ती और अपने खाने पीने का ध्यान रखती। एक दिन सुमित्रा के मायके से खबर आई कि उसकी चचेरी बहन के ससुराल वालों ने उसे जला दिया है। सुमित्रा सुबह को उठी, तभी उसकी माँ ने उसके पास आकर बताया कि पिछले महीने ही तेरे चाचा की लड़की मीना ससुराल से भाग कर आई थी और वो वापस ससुराल जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तेरे चाचा जी ने ज़बरदस्ती तेरी दीदी को वापस ससुराल भेज दिया और बोला कि शादीशुदा बेटी मायके में अच्छी नहीं लगती। तेरी दीदी इतना रो रही थी, वो बता रही थी कि ससुराल वाले पूरे दानव हैं, दहेज के लिए उसको हमेशा दुखी करते थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। मैंने तेरी चाची को भी कहा कि मत भेजो मीना को ससुराल और उसके ससुराल वालों पर पुलिस केस दर्ज कर दो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब देखो नतीजा। सुमित्रा को अपनी चचेरी बहन के जाने का बहुत दुख था। पूरा समय होने के कारण वो अपनी चचेरी बहन के दाह संस्कार में नहीं जा पाई। सुमित्रा की माँ ने अपनी बहू और बेटी को हिदायत दी कि वो सुमित्रा का पूरा ध्यान रखे। अब ऐसे मौके पर उनका तो जाना जरूरी था। उनके जाने के बाद सुमित्रा अपनी भाभी से बोली, भाभी, जब हम बेटी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, सब उसे पराया ही समझते हैं, तो बेटी पालने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे बेटी नहीं चाहिए भाभी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तो उसकी भाभी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि दीदी, बहू भी किसी की बेटी होती है, और ये तो ज़रूरी नहीं कि हर ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करें। अगर हम बेटी पैदा नहीं करेंगे तो हम बहू कहाँ से लाएंगे? लेकिन दीदी, मैं तो कहती हूँ कि मीना दीदी के ससुराल वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, सुमित्रा की भाभी ने कहा। तो सुमित्रा बोली, लेकिन क्या फ़ायदा भाभी, लड़की तो वापस नहीं आएगी ना। बिना मतलब की बात फैलेगी और बदनामी होगी। वो झूठ बोलकर लड़की को ही बदनाम करेंगे।
इसीलिए पहले ही चाचा चाची को ध्यान देना चाहिए था। अब तो जो होना था सो हो गया। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी सुमित्रा की माँ ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा, नहीं बेटा, तेरी मीना बहन क्या वांछित थी जो तेरे चाचा चाची उसे अपने पास रख नहीं पाए और मरने के बाद भी उसको न्याय नहीं दिलवा रहे। कितनी आसानी से उन्होंने इस बात को मान लिया कि लड़की अपनी लापरवाही से मरी है और उसके ससुराल वालों को भी सजा नहीं दिलवाया। इस तरह तो समाज में अपराध ही फैलेंगे, बोलकर सुमित्रा की माँ नहाने चली गई। ठीक है दीदी, मम्मी लोग आ गए हैं, मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, बोलकर उसकी भाभी भी चाय बनाने चली गई। तो सुमित्रा सोचने लगी कि कहीं ये बच्चा अशुभ तो नहीं। ये बच्चा पेट में आने के बाद ही उसकी सास बीमार हुई और अब उसकी चचेरी बहन चली गई। पति का बिजनेस भी घाटे में चल रहा है। नहाने धोने के बाद जब सब चाय पीने लगे तो माँ ने सुमित्रा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुमित्रा, तुम ज़्यादा मत सोचा करो, डिलीवरी का समय आने वाला है, तुम अंदर जाकर आराम करो। तो सुमित्रा अंदर कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अचानक उसे पेट में दर्द उठा तो उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ ने जल्दी से उसके भाई को बुलाया और जल्दी से सुमित्रा को अस्पताल ले गई। सुमित्रा को एडमिट कराकर सब लोग बाहर वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगे। शाम के 3 बज रहे थे जब नर्स ने आकर खुशखबरी सुनाई कि सुमित्रा को बेटी पैदा हो गया है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, आप बच्चे का कपड़ा और तौलिया दे दो। तभी सुमित्रा की माँ ने पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? नर्स ने कहा, 20 मिनट में हम बच्चा दिखा देंगे, आप खुद देख लेना, बोलकर वो कपड़े लेकर अंदर चली गई। नॉर्मल डिलीवरी हुई है ये जानकर सुमित्रा की माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी कि बेटा हुआ है या बेटी। पता नहीं नर्स ने क्यों नहीं बताया। खैर, जो भी हो, स्वस्थ हो। थोड़ी देर बाद नर्स ने उन्हें बच्चा देखने के लिए अंदर बुलाया। बच्चा बहुत ही सुंदर था, लेकिन बेटी थी। बहुत प्यारी नातिन को गोद में लेकर सुमित्रा की माँ खुश हो गई। नर्स कहने लगी कि 2 घंटे बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप सब मिल लीजिएगा। सब लोग खुश हो गए। सुमित्रा की माँ ने फ़ोन करके समधन को बताया तो वो भी खुश हो गई और बोली, चलो परिवार पूरा हुआ, एक बेटा था एक बेटी हो गई। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और सब घर आ गए। लेकिन जब सुमित्रा को ये पता चला कि उसे बेटी हुई है तो वो एकदम से उदास हो गई, क्योंकि उसे तो बेटे की उम्मीद थी, लेकिन ये भी तो उसकी संतान थी। उसने अपनी बच्ची को गोद में लिया। उसका बेटा रोहन भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। 3 महीने मायके में रहने के बाद सुमित्रा अपने ससुराल वापस आ गई। बच्ची को देखकर उसके दादा दादी भी बहुत खुश हो गए और इसी तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। गरीब माहौल में घर अच्छे से चलने लगा। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोनू अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन सुमित्रा ने अपनी बेटी प्रिया का नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया। सुमित्रा के पति महेश ने जब इस बात का विरोध किया तो सुमित्रा ने कहा, पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में भी होती है, पढ़ने वाली होगी तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेगी, हमें उसकी शादी में भी तो खर्चा करना होगा ना। सुमित्रा की बात सुनकर महेश मन मार कर रह गया। पत्नी के आगे उसकी एक ना चली। महेश अक्सर हमेशा देखता था कि उसकी पत्नी अपनी बेटी प्रिया को इतना प्यार नहीं करती जितना अपने बेटे मोनू से करती है, लेकिन वो भी क्या कर सकता था, उसके खुद के पास भी उतना समय नहीं था। और फिर सुमित्रा प्रिया की अपनी माँ थी, कोई सौतेली तो नहीं जो कि कोई सवाल खड़ा करता। प्रिया अब 10 साल की हो गई थी। वो समझने लगी थी कि माँ उसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्यों नहीं करती ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन प्रिया ने जिद किया कि उसे भी भाई के स्कूल में ही जाना है, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ेगी।
तभी सुमित्रा ने आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, चुपचाप अपने स्कूल जा और नहीं जाना तो मत जा, घर का काम कर। लड़कियां तो घर का काम ही करती आई हैं। अपनी माँ की फटकार से प्रिया रोने लगी तो पीछे से आकर महेश ने प्रिया को गोद में उठाया और सुमित्रा से कहा, तुम हमेशा प्रिया को ही क्यों डांटती हो? जब बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है तो बेटी क्यों नहीं? इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। प्रिया अपने पापा की गोद से उतरकर अंदर जाने लगी तो सुमित्रा ने कहा, मनहूस कहीं की, आ गई हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाने। झगड़ा ये नहीं, झगड़ा तुम कर रही हो। सुमित्रा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुझे कितनी बार कहा है कि सब किस्मत में लिखा होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी को मनहूस कहा तो। माँ का गुस्सा देख मासूम प्रिया सहम सी गई और अपने पापा से लिपट कर बोली, पापा माँ को मत डांटो, मैं माँ की सारी बात मान लूँगी, आप लोग लड़ो मत, मैं अपने स्कूल चली जाती हूँ। तो महेश भी अपनी बेबसी को छुपाते हुए बोला, हाँ बेटा, स्कूल सब अच्छे ही होते हैं, बस मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद प्रिया स्कूल चली गई और महेश भी बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद सुमित्रा सोचने लगी कि आज प्रिया के कारण महेश उस पर गुस्सा हुआ है और बिना खाए पिए ही ऑफिस चला गया। सच में ये लड़की तो मनहूस है। मैं तो बेटी चाहती ही नहीं थी, ये वो तो अवांछित बेटी है और ये बेटी मेरे लिए सही नहीं है। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। सुमित्रा दिल की बुरी नहीं थी, बस वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके ज़माने में खासकर गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लड़कियों का कार्य क्षेत्र घर में ही था। जो लड़कियां घर के कार्यों में होशियार हो वो समझदार मानी जाती थी। सपने देखने की उम्र में तो उनकी शादी हो जाती थी। फिर घर गृहस्थी, बाल बच्चे, बस यही उनकी दुनिया होती थी। शादी के बाद मायके में केवल एक मेहमान की तरह ही जा पाती थी, वो भी ससुराल वालों की मर्जी से। लेकिन सुमित्रा ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा और अब वो गांव में नहीं, शहर में रहती है। अब तो गांव में भी लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। लड़कियां भी सपने देख रही हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। समाज में ऐसी कृतियां फैली हुई हैं, विशेष रूप से दहेज का दानव लड़कियों की शिक्षा के साथ ही खत्म होगा। लेकिन सुमित्रा कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस यही बैठा हुआ था कि बेटी तो पराई अमानत है, बुढ़ापे का सहारा तो बस बेटा ही है। महेश के डांटने से नाराज सुमित्रा काफ़ी देर तक बस बैठी ही रही। अचानक उसे ध्यान आया कि बच्चों के स्कूल से आने का समय होने वाला है। वो जल्दी से उठकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। जब तक बच्चे भी आ गए, हाथ पैर धोकर बच्चे खाना खाने बैठ गए। प्रिया के खाना खाने के बाद सुमित्रा उसको घर के कामों में मदद करने के लिए बोल दिया। प्रिया को अभी स्कूल का होमवर्क करना था, लेकिन माँ का उदास चेहरा देखकर वो चुपचाप माँ के साथ काम करने लग गई। प्रिया का बाल सुलभ मन ये सोचकर दुखी था कि माँ घर का काम करने को केवल उसे ही क्यों कहती है। मोनू भाई तो उससे बड़ा है, उससे तो माँ कभी कोई काम नहीं करवाती। भाई तो स्कूल से भी बस से ही आता है, उसे तो पैदल ही आना होता है। स्कूल दूर है तो थक जाती है, लेकिन माँ आराम करने के लिए भी भाई को ही कहती है। भाई तो स्कूल से आने के बाद खाना खाएगा, फिर आराम से सो जाएगा, शाम को पढ़ने के लिए ट्यूशन जाएगा और उसके बाद बाहर जाकर खेलने में बिजी हो जाएगा। भाई को खेलने के लिए भी माँ कभी नहीं रोकती है, जबकि उसको कभी नहीं खेलने देती। माँ उसे भाई की तरह प्यार क्यों नहीं करती?
ये बात तो उसे कभी समझ में नहीं आती। खैर, अपनी माँ को उदास देखकर प्रिया चुपचाप घर के कामों में लग गई। समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। अब मोनू हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहा था और प्रिया की भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के बाद सुमित्रा अपने बच्चों के साथ गांव गई, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा था कि प्रिया गांव के कुछ तौर तरीके सीख लेगी तो विवाह के बाद उसके काम आएगा। वो सोच भी रही थी अब प्रिया का विवाह कर दिया जाए तो सही रहेगा, लेकिन महेश की जिद थी कि वो प्रिया को आगे भी पढ़ाएगा ताकि वो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाए। पर सुमित्रा का मानना था कि जमाना खराब है, कहीं कुछ हो गया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन महेश को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। प्रिया के सोचती थी, जब माँ भाई को हॉस्टल में पढ़ने भेज सकती है तो मुझे कॉलेज में क्यों नहीं भेज सकती। माँ की हर बात पर रोक टोक करने में वो खुद को अपने लिए उपेक्षा महसूस करती थी। गांव में जाने के बाद प्रिया ने देखा कि केवल उसका ही नहीं, सभी लड़कियों का यही हाल है। लड़कियां मतलब घर का काम काज करने के लिए ही बनी हैं। औरतों को घर में काम करते देखकर प्रिया सोचती, बहुओं को ससुराल में बहुरानी नहीं नौकरानी समझ लिया जाता है। गांव के हिसाब से प्रिया भी विवाह के लायक हो गई थी। उसके लिए रिश्ते सुझाए जाने लगे। जब महेश से पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। खैर, सुमित्रा बच्चों को लेकर दिल्ली वापस आ गई। प्रिया का 12वीं का रिजल्ट भी आ गया। अपनी स्कूल में उसने टॉप किया था, जिसे सुन प्रिया के पापा महेश खुशी से फूले नहीं समाये और सुमित्रा के मना करने के बावजूद भी उसने प्रिया का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन मोनू गुस्से में प्रिया को खींचते हुए घर लेकर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, प्रिया का किसी लड़के के साथ चक्कर है, उसने अपनी आंखों से देखा है। प्रिया रोते हुए बोलते जा रही थी कि नहीं भैया, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, मैं किसी से कोई बात नहीं करती, मैं उस लड़के को ठीक से जानती भी नहीं। लेकिन सुमित्रा ने प्रिया की कोई बात नहीं सुनी और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। इसीलिए मैं मना करती थी कि इसको कॉलेज में मत जा डालो, लेकिन तेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी। अब आ गई हमारा मुंह काला करवा कर। गुस्से से सुमित्रा बड़बड़ाते जा रही थी। हुआ ये था कि रईस बाप का लड़का सोहन, जो कॉलेज में केवल मस्ती के लिए ही आता था, उसने प्रिया से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन प्रिया ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उसने एक दिन प्रिया का रास्ता रोक लिया तो प्रिया ने भी एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपने गाल पर पड़े तमाचे से सोहन खुद को अपमानित महसूस करने लगा और प्रिया से कहा कि वो इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। लेकिन बदला लेने के उद्देश्य से उसने कॉलेज में ये बात आग की तरह फैला दी कि प्रिया उससे प्यार करती है, और ये बात उसने किसी तरह प्रिया के भाई मोनू के पास भी पहुंचा दी। मोनू कॉलेज में आया तो जानबूझकर सोहन प्रिया के पास आकर बातें करने लगा। ये देखकर मोनू को भी यकीन हो गया। वो वहीं से खींचते हुए प्रिया को घर लेकर आया। प्रिया ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे केवल माँ का थप्पड़ मिला। शाम को जब महेश घर आया तो सुमित्रा ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि और भेज दो अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में। मैंने पहले कहा था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक ना सुनी। कहते हुए सुमित्रा ने आज की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। सुमित्रा की बात सुनकर आज महेश ने भी प्रिया को खूब सुनाया। बात ठीक थी, लड़की की गलती ना भी हो तो बदनामी तो लड़की की ही होती है। अब सुमित्रा ने प्रिया का कॉलेज जाना बंद कर दिया। महेश ने कहा कि बात अगर पढ़ने की है तो पढ़ाई पत्राचार से भी हो सकती है। प्रिया मान गई
और पत्राचार से पढ़ने के लिए सुमित्रा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुमित्रा प्रिया की शादी के बारे में कई लोगों से बातें करने लगी। तो कुछ ही दिनों में सुमित्रा की छोटी बहन निधि ने एक लड़का बताया जो दूसरे शहर में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। लड़के के पिता भी अच्छे पद से रिटायर थे। अच्छा घर था, गांव में भी काफी जमीन थी, जिसे सुनकर सुमित्रा खुश हो गई और शादी की बात आगे बढ़ाई। लड़के की माँ गायत्री ने प्रिया को देखा तो सलवार सूट पहने नजरें झुकाई। सुंदर मासूम सी प्रिया उन्हें अपने बेटे मोहित के लिए एक ही नज़र में पसंद आ गई। प्रिया का रिश्ता आते ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और तुरंत सगाई की तारीख पक्की कर दी। महेश ने जब प्रिया से पूछा तो प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी मर्जी पापा, क्योंकि वैसे भी प्रिया अब अपने ही घर में घुटन सी महसूस करने लगी थी। गायत्री देवी ने झट से शादी की तारीख तय कर दी और 1 महीने बाद प्रिया शादी कर अपने ससुराल चली गई। महेश खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए था कि लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई। अब प्रिया को अपनी माँ की अपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुखी भी था ये सोचकर कि पता नहीं ससुराल वालों का स्वभाव कैसा होगा। उसे अपनी बेटी को ना पढ़ाने का अफसोस भी था। महेश के आंसू रुक ही नहीं रहे थे तो समधी ने समझाया, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रिया को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। रो तो सुमित्रा भी रही थी, आखिर माँ थी। खैर किसी तरह विदाई हुई और प्रिया अपने ससुराल आ गई। प्रिया की सास ने अपनी बहू का स्वागत बड़े उत्साह से किया। सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। प्रिया को देखकर सबने गायत्री जी को सुंदर बहू लाने के लिए बधाई दी। किसी ने पूछा कि दहेज में बहू क्या क्या लेकर आई है। लड़की तो ढंग का कोई गहना भी नहीं लाई। गायत्री देवी ने कहा, चांद सी बहू मिली है और क्या दहेज चाहिए। वैसे मेरी बहू को किसी गहने की जरूरत नहीं है, उसके संस्कार ही उसके गहने हैं। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया का मन बहुत खुश हुआ। उसकी नज़र में अपनी सास की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। मोहित भी प्रिया की बहुत इज्जत करता था। सब लोगों का इतना प्यार देखकर प्रिया भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी माँ ने तो उसे कभी प्यार नहीं दिया। मायके में उसे हमेशा उपेक्षित ही माना गया, लेकिन ससुराल में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। सास तो उसे लक्ष्मी बोलती थी। समय बीता तो 1 साल बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते को देख सास ससुर की खुशी का कोई तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब प्रिया को भी अपनी किस्मत से कोई भी शिकायत नहीं थी। उधर हरदम बेटा बेटा कहने वाली प्रिया की माँ सुमित्रा, जो अपना सारा प्यार बेटे पर लुटाती थी, वो आज एकदम से अकेली हो गई थी। उनका बेटा मोनू विदेश में जाकर अमेरिकन लड़की से शादी करके वहीं का होकर रह गया। पति की भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब अकेले घर में उनका दम घुटने लगा। अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा मानने वाली सुमित्रा को उनके बेटे ने अपने साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं समझी। अकेलेपन से सुमित्रा भी अब बीमार रहने लगी थी। अपने लिए खाना बनाना भी अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सोचने लगी कि बेटी को तो मैंने कभी संतान माना ही नहीं, फिर किस मुंह से वो प्रिया को बुलाएं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी तरह सुमित्रा ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया और उसके ससुराल वाले खड़े थे। समधन ने कहा, बहन जी, हम आपको लेने आए हैं, आप अकेले नहीं रहेंगी। तो सुमित्रा ने कहा, नहीं बहन जी, बेटे के होते हुए एक माँ बेटी के घर कैसे जा सकती है। और फिर मैंने तो कभी प्रिया को। सुमित्रा आगे कुछ कहते इससे पहले ही प्रिया बोल पड़ी, माँ भूल जाइए,
पीछे की बातों को याद करके क्यों अपना समय बर्बाद करना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तभी प्रिया की सास गायत्री जी ने कहा कि अब वो जमाना नहीं है बहन जी, जब माँ बाप बेटी के घर रहना गलत मानते थे। अब बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, बल्कि बेटी खास है। सुमित्रा को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो प्रिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी नहीं अपनाया, हमेशा से तुझे बोझ समझा, अवांछित समझा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बुढ़ापे का सहारा तो सिर्फ बेटा ही होता है, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरी बेटी बनी है। तो गायत्री जी हंसकर बोली, ये आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। अपनी दो दो माँओं का प्यार पाकर प्रिया मुस्कुरा उठी और अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल आ गई और अपनी माँ की खूब अच्छे से सेवा करने लगी। प्रिया की सास गायत्री जी भी सुमित्रा को अपनी बहन जैसी ही समझती थी। वो भी सुमित्रा की दवाई पानी का खूब अच्छे से ख्याल रखती। कभी उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अपनी बेटी के घर में रहती हैं। हमेशा से उनके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी और उन्हें अपने साथ अपने कमरे में सुलाती। अब दोनों समधन दिन भर गप्पे मारती और अपने नाती पोते को खूब खिलाती। दादी और नानी दोनों का प्यार पाकर प्रिया का बेटा प्रशांत भी खुशी से झूम उठता। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।